हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस। टोटल 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, यदि आप पूरा क्लास देख लेते हैं तो क्या है, आपका जो 30 में 30 हो क्या है, आर्मी में सही होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यह पार्ट नंबर 1 है जनरल साइंस का, और पार्ट नंबर 1 जीके जीएस का अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो राइट साइड में आई बटन का सिंबल दिख रहा है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी पार्श्व क्रम, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पार्श्व क्रम। इसको इसके जगह कभी कभी आपको समांतर भी लिखा रहता है, क्या समांतर, तो आप घबराइएगा नहीं, समांतर भी इसे ही बोलते हैं। पार्श्व क्रम को ही समांतर क्रम में बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, यदि आपसे पूछा जाए घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होगा या कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, एक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए आभासी, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी सीधा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण बोला है, क्या बोला है, अवतल दर्पण। जब भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। और यह जो आभासी है यह उत्तल दर्पण में बनता है। आभासी किस में बनता है, उत्तल दर्पण में। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है। क्या बोला है, ध्वनि की आवाज को मापने के लिए बोला गया है। ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी मेगा, ऑप्शन सी डेसिबल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए कितने लोग क्या है, ध्वनि का मात्रक रटे रहते हैं तो हर्ट्ज मार देंगे, जबकि गलत हो जाएगा। यहाँ पर आवाज स्केल पर मापने का बात कर रहा है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। यह जो हर्ट्ज है यह ध्वनि का मात्रक है, ठीक ना। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी डेसिबल। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। क्या बोला है, निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी भार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन, ठीक ना। तो जो ऑप्शन में नहीं है, इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। अगला प्रश्न है, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। ठीक ना, ये फेमस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, स्टार बना लीजिए, यह अक्सर पूछा जाता है। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4.546, ऑप्शन सी 5.125, ऑप्शन डी 2.5। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4.546। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल होती है। ऑप्शन ए 325 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 332 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 232 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 340 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक ना। और कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप कितने का गुणा करेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक गतिमान पिंड में इन इनमें से क्या नहीं पाया जाता है। ठीक ना, गतिमान पिंड में ये जो ऑप्शन दिया है इनमें से क्या नहीं पाया जाएगा, यह पूछा है। ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी गतिमात्रा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। यानी गतिमान पिंड में स्थितिज ऊर्जा नहीं पाया जाएगा, वेग पाया जाएगा, गतिज ऊर्जा भी और गतिमात्रा भी। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सोडियम बैकर सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है। ऑप्शन ए कपड़े धोने का सोडा, ऑप्शन बी खाने का सोडा, ऑप्शन सी साधारण नमक, ऑप्शन डी पानी। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर बोला है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं खाने का सोडा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है, खाने का सोडा। ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिकारकों की दर कौन से पदार्थ परिवर्तित कर देते हैं? जैसे रासायनिक अभिकारक होता है, आपका लेफ्ट साइड जैसे ये तीर का निशान लगा है, इधर जो होगा आपका उत्पाद होगा और इस साइड जो होगा अभिकारक होगा। तो ये बोला है ये जो अभिकारक है, ठीक ना, इसमें यहाँ इस जगह पर क्या आएंगे जो इसकी दर क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन ए दिया है एसिड, ऑप्शन बी उत्प्रेरक, ऑप्शन सी क्षार, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेरक, अर्थात यही उत्प्रेरक यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर जो अभिकारक रहेगा उसकी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमलगम मिश्र धातु में पाया जाने वाला मुख्य धातु है। ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी लोहा। कहने का मतलब यह पूछ रहा है अमलगम में क्या पाया जाता है, ठीक ना, इनमें से। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पारा, ठीक ना। अमलगम मिश्र धातु में क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से पारा, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी वेग। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक ना। नाइट्रिक ऑक्साइड को ही हंसाने वाला गैस बोलते हैं। इसका सूत्र होता है N2O। क्या होता है? N2O। ध्यान दीजिएगा, N2O। कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता है, ठीक ना, तो उसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। अब देखो गैस का बात किया था तो वेग तो पहले कट जाता है, ठीक ना। जिनको जैसे कि मान लो तुक्का लगाना है तो एक ऑप्शन कट जाता है, तीन ऑप्शन में से कोई लगा देते, जबकि इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक ना। तो इसका सूत्र क्या होगा, N2O। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बोल रहा है। ऑप्शन ए है C2H5OH, ऑप्शन बी है C6H12O6, ऑप्शन सी है CH3COOH, ऑप्शन डी है H2O। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी C6H12O6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब इसको क्या बोलेंगे, C2H5OH को, इसको बोलते हैं एल्कोहल, ठीक ना, और इसको बोलते हैं जल, और इसको बोलते हैं आपका सिरका, ठीक ना। क्या बोलते हैं, सिरका। CH3COOH को क्या बोलेंगे, सिरका। इसको बोलेंगे एल्कोहल, इसको बोलेंगे जल, ठीक ना। लेकिन आपसे पूछा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, तो क्या हो जाएगा, C6H12O6, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। और इन तीनों के बारे में भी जानते रहिए, ठीक ना, क्योंकि हो सकता है यह सूत्र न पूछकर इन सब तीनों के बारे में पूछ दे, लेकिन आपको पता रहेगा तो आप बता लेंगे। इसको बोलेंगे सिरका, इसको बोलेंगे जल, और इसको बोलेंगे एल्कोहल, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कार्बन का अपर रूप इनमें से कौन सा है? कार्बन का अपर रूप, अपर रूप मतलब जैसे कोई वस्तु है उसके समान दिखने वाला है, ठीक ना, या उसी वस्तु से कोई वस्तु दूसरा बना हो, ठीक। ऑप्शन ए है फ्लोरीन, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हीरा, ठीक ना। क्या होगा, हीरा। ये आप अगर कक्षा 10 में पढ़े होंगे ना, तो ये आपका कार्बन वाला जो चैप्टर है ना उसे मिला होगा। फुलेरिन, हीरा, ठीक ना, ये क्या है, कार्बन के अपर रूप। लेकिन इसमें फुलेरिन नहीं दिया है, तो हीरा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त में होता है, जिसके कारण क्या है, लाइट मारता है, ठीक है। कभी कभी यह पूछता है कि हमारे रक्त में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है जिसके कारण हमें करंट लगता है, तो हीमोग्लोबिन। क्या होगा आपका, हीमोग्लोबिन। इस प्रश्न का ऑप्शन है, ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोहा, ठीक ना। यही लौह पदार्थ जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन में ना, इसी के कारण क्या करंट लगता है, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न चलने से पहले लोहा का प्रतीक आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लोहा का प्रतीक, ठीक ना। फास्फोरस का मैं बता दे रहा हूँ, फास्फोरस का पी होगा, ठीक ना। और आयोडीन का आई, आयोडाइड बोल सकते हैं, ठीक ना। लोहा का आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा लोहा का प्रतीक क्या होता है, और परमाणु क्रमांक क्या होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक और प्रतीक भी पूछता है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, और यह लास्ट प्रश्न रहने वाला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यकृत। क्या होगा आपका, यकृत। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि सबसे तेज कोशिका का विभाजन कहाँ पर होता है, यकृत में होता है।
सबसे तेज कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? यकृत में। और सबसे कम कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? मस्तिष्क। ठीक ना, कहाँ पर होता है? मस्तिष्क। ठीक ना, आप माइंड लिख सकते हैं या दिमाग समझ सकते हैं, लेकिन इतना जानते रहिए सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? मस्तिष्क में होता है। और यह भी प्रश्न पूछता है कोशिका से कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, यह 15 क्वेश्चन जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आपको बताया गया है कि यह सेट के अनुसार चलेगा। यह पहला सेट है और आपको 50 सेट टोटल मिलेंगे। और यदि आप 50 सेट जीके का और 50 सेट जीएस का देख लेते हैं तो आपका 30 नंबर है ना, इसी में से आपका सब आएगा। बस क्या है, आपको याद होना चाहिए और क्लासेस बार बार रिवीजन करते रहिए, जिससे क्या है आपका 30 में 30 हो, सही हो। जहाँ दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि कोई डाउट है और यदि कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है, जैसे सूत्र, रासायनिक प्रतीक, ये सब चीज़ें, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।